करते हैं नए हफ्ते की शुरुआत, लेकिन एक्शन वही पुराना वाला। रेंज बाउंड बाजार, मिले जुले संकेत और नतीजों का सीजन अपने आखिरी चरण पर। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन के हो जाइए तैयार। वक्त मिला अनिल जी इस वीकेंड पे थोड़ा क्रिकेटिंग एक्शन भी देखने का? मैं मिस कर गया एक्चुअली, मैच देख नहीं पाया। इनफैक्ट मैं कल शाम आपको को तो काफी बिजी वीकेंड था। कल वैसे तो सैटरडे हमारा बेंगलोर में प्रोग्राम भी था, बिल्कुल, और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स हमारे दर्शकों से मिला वहाँ पर, और पैक हाउस एकदम। और सबसे बड़ी बात ये कि बेंगलोर जाना जाता है आईटी हब के लिए जी, यूथ के लिए, मतलब स्टार्टअप्स बहुत हैं, आईटी प्रोफेशनल्स बहुत हैं, और ये वो शहर है जिसने हिंदुस्तान का नाम पूरे दुनिया में रोशन किया है। और इनसे ये पहचान होती है हिंदुस्तान की, दिमाग वाले लोग यहाँ रहते हैं। राइट। सो बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स था। और सबसे बड़ी बात ये कि जो लोगों ने सवाल पूछे बड़े क्वालिटी क्वेश्चन पूछिए मत। और लोगों का जो इंटरेस्ट अब फाइनेंशियल एसेट्स की तरफ आ रहा है वो साफ नजर आता है। मतलब इट वाज वन ऑफ द बेस्ट सेमिनार आई हैव एवर डन यार। तो बहुत बढ़िया था, मजा आया। वीकेंड थोड़ा हेक्टिक जरूर था, और कल शाम को फिर मैंने मैच देखने के बजाय पहले से प्री प्लान एक प्ले देखने का प्लान था। अरे वाह। हाँ, तो वो देखा, तो इसलिए। बट हाँ, एकदम फर्स्ट क्लास नए हफ्ते की शुरुआत के लिए बिल्कुल तैयार एकदम। चलिए आइए फिर करते हैं हफ्ते की शुरुआत। बताएं सर, इस हफ्ते के लिए ट्रिगर्स क्या दिख रहे हैं? ट्रिगर्स दीप जो हैं वो है ही नहीं। ये मानते पड़े। हाँ, मतलब कुछ नहीं हो रहा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता हुआ दिख रहा है। डाउ 170 पॉइंट चढ़ा तो नेस्डेक 70 पॉइंट घटा है। मिला जुला सा कारोबार है। अदानी ग्रुप के शेयरों में लगातार खबरें आती हुई दिखी रही है, और सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है, आज फाइल किया जाएगा सेबी की तरफ से भी। इसके अलावा वीकेंड पर नतीजों का जो एक्शन है वो आपके सामने हो गई। जो नतीजे आए हैं वीकेंड पर वायदा कारोबार की कंपनी के मिले जुले हैं। एक भी रिजल्ट ऐसा नहीं जो ये कहे कि 5 से 10% स्टॉक बढ़ जाएगा या घट जाएगा। घटने में घट सकता है, बढ़ने जैसा कोई है नहीं। और आज भी 4 वायदा कारोबार की कंपनियों के नतीजे आए। दिसंबर का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का आंकड़ा घट कर आया है 4.25% के आसपास। लेकिन आज इम्पोर्टेंट है, महंगाई के आंकड़े आने वाले हैं हमारे यहाँ जनवरी महीने के, और कल महंगाई के आंकड़े आएंगे अमेरिका में। तो 2 दिन, आज और कल, महंगाई के आंकड़ों पर रहेगी नजर। ओके, तो डेटा एक्चुअली आई थिंक ये हफ्ता थोड़ा डेटा हैवी है सर। हमारी भी महंगाई आ रही है आज, कल अमेरिका की महंगाई आने वाली है, यूके का इन्फ्लेशन डेटा भी आने वाला है, और साथ ही बैंक ऑफ जापान के नए गवर्नर का भी कल ऐलान होगा। तो देखेंगे कि वो पॉलिसी कैसे फॉरवर्ड करते हैं। बट थोड़ा ग्लोबल मार्केट के लिहाज से कुछ दिख रहा है एक्शन, क्योंकि हम तो रेंज में है, उसकी आपसे बात करनी है। बट ये ग्लोबल मार्केट्स में भी क्या चल रहा है, वो भी ऐसे ही सुस्त हो गए अब तो। दिसंबर के बाद का सबसे खराब हफ्ता रहा है अमेरिका। लेकिन कितना? 1/4 आधा % नीचे। तो अगर ये समझो दिसंबर जनवरी पूरा निकाल दिया, फरवरी लगभग आधा निकालने आए आप। आधा नहीं तो एक हफ्ता तो निकाल ही दिया, ठीक है। और उसमें अगर आधा % घटकर 1% घटकर अमेरिकी बाजार बंद हो तो क्या है? हर हफ्ते थोड़ी बढ़ सकते हैं। इतना बढ़ गया दिसंबर जनवरी, वही कम है क्या? तो मतलब 2 महीने की बढ़त के बाद एक सुस्त हफ्ता कहना चाहिए कोई। आप मुझे बताओ, अमेरिकी बाजार को देख के कौन कह सकता है कि इसको तेजी करनी है मंदी करनी है? ट्रेंड तेजी का बरकरार है, मंदी तेजी। प्रॉब्लम क्या है? न तेजी हो रही है और मंदी हो भी नहीं रही। तो न नीचे जा रहा है न ऊपर जा रहा है। ये टाइम वाइज करेक्शन है, समय है जो यहाँ पर अमेरिकी बाजार बिताना चाहते हैं कुछ नए ट्रिगर्स के पहले। और ये नया ट्रिगर क्या कल होगा? कल महंगाई के आंकड़े आने वाले हैं अमेरिका में, और अंदाज ये है कि 6.2% रहने का अंदाज है। पिछले महीने 6.5% था, तो 30 बेसिस पॉइंट और अमेरिका में महंगाई घट सकती है। ये कल का अनुमान है। तो अगर थोड़ा सा अनुमान घटने का है तो अच्छी बात है। अगर कम घटे तो अमेरिकी बाजार यहाँ से एक करेक्शन दे सकते हैं, और अगर ज़्यादा घटे तो बढ़ सकते हैं। अब आप कहेंगे इसमें क्या रॉकेट साइंस, ये तो कोई भी अंदाजा लगा सकता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि बाजार अगले ट्रिगर की जो तलाश करते हैं, वो ट्रिगर क्या होगा वो भी हमें पता होना चाहिए। सो अब ये ट्रिगर आपको कल देर रात को मिलेगा। परसों हम उसके मुताबिक अपना तय करेंगे कि हमें 17,918,000 को पार करके और ऊपर जाना है, या यही 17,918,000 के आसपास आकर रुककर वापस 17,600 17,500 की रेंज में जाना है। ये हम परसों डिसाइड कर लेंगे। परसों कर लेंगे, ठीक है, परसों कर लेंगे। पहले तो अच्छी बात है, नहीं तो परसों हो जाएगा, ठीक है, कोई चिंता न कर। सो आई थिंक परसों तक हम ये डिसाइड कर लेंगे कि हमारा डायरेक्शन क्या रहना है। क्यों? क्योंकि एक आज हमारे पास ये भी आ जाएगा
ठीक है, ये इन्फ्लेशन का नंबर कल अमेरिका का आ जाएगा, तो दोनों इन्फ्लेशन को नंबर देखने के बाद में, और हमारा इन्फ्लेशन नंबर थोड़ा सा बढ़कर आने की उम्मीद है। मेरे ख्याल से हम 5.9 के आसपास उम्मीद कर रहे हैं, 5.7 से। हाँ। हमारा 20 बेसिस पॉइंट बढ़ सकता है, अमेरिका का 30 बेसिस पॉइंट घट सकता है, ये हमारा अनुमान है। तो ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि 1-2 दिन का और मामला है, शायद उसके बाद बाजार अपना डायरेक्शन तय करने की कोशिश करेंगे। अब अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह कि हम ट्रेडिंग रेंज के ऊपरी सिरे की तरफ हैं। हम लगातार 3 दिन से 17,850 के आसपास या इसके ऊपर बंद हो रहे हैं, और पिछले सारे उठापटक में अदानी ग्रुप के शेयरों की इतनी मारकाट के बीच में बजट ये वो सब कुछ होने के बावजूद भी हमने 17,600 के नीचे की क्लोजिंग नहीं दी। राइट। और 17,900 के ऊपर की भी अब तक नहीं दिए, लेकिन फिर भी 3 दिनों तक 17,850 को क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड करना अपने आप में अचीवमेंट है। अगर आज हम 17,900 के ऊपर बंद होते तो थोड़ा कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। ये आखिरी कंजेशन जो है आपका 17,900 18,000, ठीक है, तो उसको पार करने की कोशिश है। अगर हमारे आंकड़े और अच्छा हमारे आंकड़े थोड़े बढ़कर भी आए तो चिंता की बात नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ रेपो रेट ऑलरेडी 6.5% हो चुका है और महंगाई कम है, तो आरबीआई के पास कुशन है, हमारे यहाँ तो कुशन है। दिक्कत अमेरिका की है, उनका अभी भी 4.5% का इंटरेस्ट रेट है और 6.5-7% आपका महंगाई है, तो उनको 2% का गैप भरना है। हाँ। हम तो आ चुके गैप भर के ऊपर चल रहे हैं। राइट। सो मेरे ख्याल से हमारे आंकड़े से इतना चिंता करने की बहुत जरूरत नहीं है, लेकिन अमेरिका के आंकड़े ऐसे होंगे जो हमें रेंज से वापस नीचे की तरफ आ जाना है या पार करके अब ब्रेकआउट देना है, वो तय करेंगे। अभी के मूड माहौल के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि ज्यादा संभावना है कि हम ऊपर जाने की कोशिश करें, लेकिन ये कोशिश में हमारे अपने इन्फ्लेशन से नहीं होगा, हमें अमेरिका का इन्फ्लेशन भी बेहतर चाहिए ना। 100% इसमें कोई डाउट नहीं थी। ये कच्चा तेल वैसे सर 9% बढ़ा रहा है, पिछले हफ्ते 9% बढ़ा है, बढ़ रहा है। और रूस ने जो उत्पादन घटाने का फैसला लिया है उसके बाद, लेकिन आज एक और इंटरेस्टिंग आर्टिकल में पढ़ रहा था, वो ये कि अगर ग्लोबली कच्चा तेल बढ़ता भी है तो भारतीय कंपनियां ये करेगी कि रूस से कच्चा तेल मंगाएगी, यहाँ रिफाइन करेगी और फिनिश प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करेगी, तो वो फायदा उठा सकते हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है कि अगर आपको $60, $55, $50 में कच्चा तेल मिल जाए, आप उसको रिफाइन करके फाइनल प्रोडक्ट बनाओ और वो एक्सपोर्ट कर दो, और वो एक्सपोर्ट आपका दूसरे देशों के मुकाबले में कॉम्पिटिटिव होगा, क्योंकि आपको कच्चा तेल सस्ता रूस से मिल रहा है। ये भी इंटरेस्टिंग चीज हो सकती है। आई डोंट नो कितना प्रैक्टिकल है, पॉसिबल हो सकता है, नहीं हो सकता है, कितना हो सकता है, बट इंटरेस्टिंग है। तो ठीक है, थोड़ा कच्चा तेल हमें सावधान तो रख रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जैसे जैसे चाइना के ओपनिंग अप की खबरें आती है, रेसेशन की खबरें कम होती है, कच्चा तेल बढ़ने लगता है, तो ये तो आपको अच्छी और बुरी खबरों को साथ साथ झेलना पड़ेगा। लेकिन फॉर द टाइमिंग ऐसा लग रहा है दीप के नीचे की तरफ जो $72-75 की रेंज में हमने कच्चा तेल देखा था वो बॉटम हो चुका है, और ऊपर में शायद $92-95 के आसपास उसके ऊपर भी न जाए, तो थोड़ा वोलेटाइल रह सकता है, लेकिन फिर भी ठीक है, जो है वो है। तो ज्यादा कंफर्टेबल भी नहीं होगा और उससे ज्यादा परेशान भी नहीं करेगा। ऐसा भी नहीं कि कोई कच्चा तेल भागकर वापस $100 हो जाएगा, वैसा भी नहीं लग रहा। लेकिन अब आम धारणा ये बन गई कच्चे तेल को लेकर कि रशिया की ओपनिंग अप होने के जो चांस बनते जा रहे हैं, और रशिया अगर ओपन अप होगा तो फिर आपके लिए कच्चे तेल को नीचे देखना मुश्किल होगा। ठीक है सर, तो चलिए एक कच्चे तेल पर भी नजर है, हमारे बाजार पर भी नजर है, और क्या बाजार रेंज से इस हफ्ते बाहर निकलेंगे या नहीं वो भी जानना है। तो आइए सर, आज की स्ट्रैटेजी थोड़ी समझी जाए। क्या कह रहे हैं संकेत? कुछ नहीं कह रहे, बिल्कुल कुछ नहीं कह रहे। फ्राइडे के दिन आपने सब एक छोड़ के बाकी सारे एक नेगेटिव रखा था। एक नेगेटिव रखा। कौन सा? ग्लोबल। बाकी सब न्यूट्रल। आज एक बदलाव है सब न्यूट्रल हो गया। एक ही जो नेगेटिव था उसको भी न्यूट्रल कर दिया। सारे संकेत न्यूट्रल, इसलिए अब एक एक करके संकेत पर बात करेंगे। एक भी संकेत पॉजिटिव या नेगेटिव संकेत आपको नहीं दे रहा। इससे आप समझ सकते हैं कितने रेंज बाउंड मार्केट आपको नजर आ रहे हैं। तो अब एक एक करके इस पे बात करेंगे। ग्लोबल हम डिस्कस कर ही चुके हैं, एफआईएस के डेटा यही डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि चूंकि आपको न्यूट्रल दिखा है। क्यों? लंबे समय बाद 1450 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा कैश मार्केट में आया है, तो कैश मार्केट की खरीदारी का आंकड़ा थोड़ी आपकी स्माइल ला सकता है कि बड़े दिनों बाद थोड़ी सी अच्छी चीज देखने को मिली है। लेकिन एफएनओ में 920 करोड़ के इंडेक्स बेचे हैं और 586 करोड़ के स्टॉक्स बेचे हैं, तो लगभग जितना 1400 करोड़ का खरीदा उतना ही 1400-1500 करोड़ का एफएनओ में बेचा है। तो उस हिसाब से आंकड़े न्यूट्रल है। नहीं तो वैसे कैश मार्केट के आंकड़ों का वजन ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी हम भी तो समझदार ज्यादा हैं, एक दिन के आंकड़ों से थोड़ी भरोसा करते हैं। लो भाई 3-4 दिन, फिर सोचेंगे कि आपका मूड बदला है ना। 3-4 दिन आपने एफएनओ में खरीदा, शॉर्ट कवरिंग की, कल एफएनओ में हाथ, शुक्रवार को कल एफएनओ में हाथ रोक दिया, भाई ले लिया, भाई काट लिया, ऊपर की तरफ आपने कैश में लिया है, अच्छी बात है। तो आंकड़े हल्के पॉजिटिव साइड पर है,
है ना, इसलिए। लेकिन एक आध दिन के आंकड़ों से मूड बनाने के बाद और लोकल फंड ने 300 करोड़ के आसपास की बिकवाली, वो न्यूट्रल है, कोई बड़ा आई थिंक शायद पेटीएम का भी कुछ रोल, पेटीएम की भी डील है, पेटीएम की भी डील है, तो उस डील का भी इम्पैक्ट है, थोड़ा वो भी है। सो आई थिंक इसलिए आंकड़े मैंने पॉजिटिव नहीं रखे, न्यूट्रल ही रखे। लोकल फंड्स के भी न्यूट्रल ही है, वायदा कारोबार के संकेत भी न्यूट्रल ही है। पुट कॉल रेशियो थोड़ा सा घटकर आया है निफ्टी पर 1.05, बैंक निफ्टी पर वही है जिसका था 0.87। एक और डेटा इंटरेस्टिंग दीप जो है, एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 1% घटकर ही है, ये बड़ी नहीं, 19 से 18%। सो आई थिंक सब ठीक है। सेंटिमेंट न्यूट्रल से हल्का सा पॉजिटिव साइड पर है, ये है आपके लिए। और ट्रेंड न्यूट्रल है, हम नेगेटिव से न्यूट्रल ऑलरेडी शुक्रवार को ही कर चुके हैं। 18,200 अब अगला लेवल रहेगा, निकल 18,200 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो 18,200 से ही 17,350 बजट के दिन का लो बना था जी। 18,201 का हाई था जी, 17,353 तक हमने लो बनाया बजट के दिन, और वहां से अब हम वापस 17,850 17,900 आए। ठीक है सर, आज के लिए रेंज क्या रहेगी? 17,750 17,800 आज के लिए पहला और मजबूत सपोर्ट जोन है आपके लिए। आसानी से इसके नीचे नहीं जाएंगे, उसके लिए डाउ को 200-250 पॉइंट घटना पड़ेगा, तो हम इस रेंज को तोड़ेंगे। और अगर तोड़ा भी तो 17,650 17,725 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है, जहां पर डेफिनेटली आपको खरीदारी करनी चाहिए। अगर आए तो आएगा नहीं। ऊपर की तरफ 17,875 17,925 हल्की फुल्की रुकावट की जगह है, इसको पार करके टिके तो 17,975 18,025 वो जगह है जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग भी करनी चाहिए। और अगर आप में दम है और माहौल उस समय का ठीक ठाक लगे तो शॉर्ट पोजीशन भी बनानी चाहिए 18,000 के नज़दीक। ये आपके लिए ऊपर की रेंज। बैंक निफ्टी रेंज बहुत छोटी होती दिख रही है, और मुझे छोटी रेंज देने में बैंक निफ्टी में डर बहुत लगता है, लेकिन मैं क्या करूँ, डीप डेटा ऐसे मैं एक्चुअली ये रेंज देना नहीं चाहता। इस सपोर्ट रेंज बहुत नज़दीक है, 41,275 से 41,425, ये आपका पहला सपोर्ट जोन है। आप बंद हुए 550 पे 125 पॉइंट नीचे, जहाँ पर शायद आप खुलेंगे, लेकिन क्या करें, पहला सपोर्ट जोन यही निकल कर आ रहा है। इसके ठीक नीचे 41,000 41,100 स्ट्रॉन्ग खरीदारी की जगह है। 41,000 के नीचे जाएगा तो अब हम वैसे ही मूड खराब कर लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं। बजट के दिन आपका लो था 39,761 का, वो एक बड़ा की लेवल है, जिससे 17,350 से, तो 17,350 से आप कितने 500 पॉइंट 400 पॉइंट ऊपर आ गए। यस, नहीं 500 आ गए, 500 ऊपर आ गए। वैसे 39,750 से आप करीबन कितना 500 250 800 पॉइंट ऊपर आ गए। तो इधर 500 पॉइंट की तेजी आपकी निफ्टी में होगी, 800 पॉइंट की बैंक निफ्टी में बजट लोज से होगी। तो ये आपके लिए लेवल्स हैं जो नीचे की तरफ आपको ध्यान में रखने। ऊपर 41,675 41,800, ये भी बहुत छोटी सी रेंज दी है आपके लिए। इसके पार निकलने पर 41,950 42,075 ये आपके लिए रेंज होगी जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। ठीक है सर, बड़ी लेवल्स आ गए। अच्छा, डेटा तो आपने खैर समझा ही दिया, एफआईएस की पोजीशन भी कम हुई है। मौजूदा स्टॉप लॉस 17,700 दिया है इंट्राडे भी और क्लोजिंग बेसिस पर भी। आप चाहें तो एक काम कर सकते हैं, स्टॉप लॉस को इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर 17,800 भी रख सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस कोई स्टॉप लॉस नहीं होता अनलेस कि आप डे ट्रेड कर रहे हैं जी। तो अगर आप थोड़ा भी एक आध दिन का 2 दिन का व्यू लेते हैं तो 17,700 आपके लिए सेफर स्टॉप लॉस है। हाँ, 17,850 के नीचे अगर बंद होता है निफ्टी आज 3 दिनों तक 17,850 पर या इसके ऊपर बंद होने के बाद, तो फिर थोड़ा सा मेरे ख्याल से चिंता की बात हो सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं। ऐसा है, ठीक है, ये आपके लिए। और बैंक निफ्टी इंट्राडे स्टॉप लॉस 41,000 रखा है, आप चाहे तो थोड़ा ऊपर ला सकते हैं। क्लोजिंग 41,350 रखा है, जिनको छोटा स्टॉप लॉस रखना है वो 41,350 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके हिसाब से आप स्टॉप लॉस यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। बाकी 41,000 ज़्यादा सेफ स्टॉप लॉस है। बैंक निफ्टी में मैं जानबूझ के थोड़ा सा बढ़ा देना चाहता हूँ, इंट्राडे में कई बार मूव आ जाता है और फिर अलग दिखाता है। और सेम मैंने शॉर्ट साइड पर भी बैंक निफ्टी में बढ़ा ही दिया, बाद में बताऊंगा। पहले निफ्टी का बता दूं, इंट्राडे 18,025, क्लोजिंग 17,900। 3 दिन तक 17,800 के ऊपर बंद होने के बाद अगर आज आप 17,900 के ऊपर बंद होते हैं तो फिर शॉर्ट तो काटनी चाहिए। यस। और इंट्राडे में 18,025। इंट्राडे में थोड़ा ज़्यादा नहीं, इंट्राडे नहीं ज़्यादा, क्या 150 पॉइंट 150 पॉइंट नहीं, 17,850, हाँ 1% इतना तो रख। किसी को छोटा रखना 17,925 भी रख सकता है। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इतनी रेंज में है बाजार, तो उस हिसाब से थोड़ा ज़्यादा नहीं। लेकिन क्या है कि वो रेंज में दीप है ना, रेंज के साथ वो की लेवल भी है। हाँ, किसी को छोटा रखना है 17,925 रख लीजिए, लेकिन कभी कभी क्या आप जिस बड़े लेवल के आसपास ट्रेड कर रहे हैं तो उसके ऊपर स्टॉप लॉस रखना थोड़ा सा सेफ रहता है इंट्राडे के लिए। क्लोजिंग तो 17,900 ठीक है, इंट्राडे 18,025 ये ठीक रहेगा। ठीक है। और बैंक निफ्टी पर सेम, इंट्राडे 42,000, क्लोजिंग 41,800। बैंक निफ्टी भी 41,500 के ऊपर लगातार क्लोज हो रहा है 4 दिन से, कोशिश तो कर रहा है ऊपर जाने की। आपको याद है
41,400 41,650 वो रेंज कितनी बार देखिए, जब तक 41,650 के ऊपर बंद नहीं होगा बैंक निफ्टी का ट्रेंड बदलेगा नहीं बदलेगा। और आप देखो 41,650 बंद होने में इसने इतना वक्त लगा दिया, टाइम लगा दिया। 1 फरवरी से आज हम 13 फरवरी में आ गए, अब हो ही नहीं हो। 13 फरवरी, कल 14 फरवरी है। कल 14 फरवरी कुछ खास करेंगे बिल्कुल। क्या? हाँ प्रोग्राम ही करेंगे। ओके बाकी तो ओके तो चलिए कल, हाँ कल वैलेंटाइन डे, ओके काउ हग डे एंड वैलेंटाइन डे। नहीं आई थिंक वो काउ का वापस ले लिया। वो तो वापस ले भी लिया, वापस भी ले लिया, वापस ले, ठीक है, जो जैसे जिसको जो मनाना है मनाए। एनीवे हम तो चाहते हैं कि मार्केट में हरियाली दिखे, हाँ बस लाल ना हो। तो 41,300 41,800 क्लोजिंग बेसिस पे और 42,000 इंट्राडे बेसिस पे। ठीक है सर, नई पोजीशंस खरीदना है निफ्टी, खरीदने के लिए परफेक्ट जगह है 17,725 17,800 17,800 टुकड़ों टुकड़ों में खरीदिए, लीजिए 17,750 के आसपास और ऐड कीजिए। टुकड़ों में लेना, एक बार में नहीं ले लेना। ये मार्केट ऐसा है कि आपको टुकड़ों में ही लेना पड़ेगा। 17,650 थोड़ा दूर का है, वही स्टॉप लॉस लगाइए। 700 से 800 की रेंज बढ़िया है खरीदने के लिए। 850 875 और 900 तीन छोटे टारगेट हैं। 975 18,000 18,025 तीन बड़े टारगेट, बस इससे ज्यादा की टारगेट भी नहीं लेके चल रहे क्योंकि आपकी खरीदने की रेंज भी नीचे है। बेचना चाहते हैं जरूर शौक फरमाए, 17,950 से मूड बनाए, 18,000 के आसपास जितना बेच पाएंगे सही है। 18,000 18,025 बढ़िया जगह है बेचने के लिए। 18,125 का स्टॉप लॉस होगा आपका क्लोजिंग बेसिस पर। टारगेट जो बनेंगे 17,900 17,875 और 17,850 तीन छोटे टारगेट होंगे। 17,800 17,775 और 17,750 तीन बड़े टारगेट के लिए करनी है आपको बिकवाली निफ्टी में। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में खरीदने की राय है आपके लिए, लेकिन एग्रेसिव ट्रेडर्स के तौर पर ही। और वो ये कि क्योंकि एक्चुअली दीप मेरा ये समझना कि जब सुस्ती तोड़ेगा ना तो बैंक निफ्टी पहले तोड़ेगा। इसलिए बैंक निफ्टी में मैं जब बहुत ज़्यादा समय तक रेंज में मार्केट रह जाए तो मैं बिना स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के ट्रेड करने की राय नहीं देता। तो यहाँ पर आपको खरीदने की रेंज भी ऊपर कर दी है मैंने, 41,275 से 41,375 इस रेंज में ले लीजिए। 41,075 का स्टॉप लॉस होगा आपका। टारगेट जो बनेंगे 41,425 500 और 41,550 तीन छोटे टारगेट है। 41,625 और 41,675 दो बड़े टारगेट हैं, मीडियम टारगेट है। 41,775 और उसके बाद ठीक 42,000 लंबा बड़ा टारगेट बन सकता है अगर हमने 41,800 को पार करके टिके तो। ठीक है, अब आइए बेचने की राय। 41,725 से 41,875 अच्छी रेंज है जहां पर आपको बिकवाली करनी चाहिए, लेकिन एग्रेसिव ट्रेडर्स के तौर पर। और स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रहेगा 42,000 का। 42,000 25-50 वो थोड़ा आप देख लें, 25-30 पॉइंट। मैं राउंड फिगर में 42,000 दे रहा हूँ, लेकिन 41,725 875 की रेंज में टुकड़ों में बेचिए। 41,625 41,550 और 41,500 तीन छोटे टारगेट हैं। 400 मीडियम टारगेट, 41,275 41,100 फाइनल टारगेट के लिए। ठीक है सर, ये दोनों खरीदारी बिकवाली के राय आ गए सारे लेवल सामने। बैन लिस्ट में कोई बदलाव नहीं है, इंडिया बुल्स हाउसिंग और अंबुजा दोनों बैन में थे। आज भी एक चीज और कहूंगा स्ट्रेटजी के साथ कि दीप अपने लेवल्स का इंतजार करें, कोई हड़बड़ी नहीं है। आप अपनी रेंज में आने दें, शूटिंग रेंज में मार्केट आए तब शूट करें। बिल्कुल। और कॉन्ट्रा ट्रेड लेना पड़ेगा, कॉन्ट्रा ट्रेड लेना पड़ेगा, ओके, अदरवाइज पैसे नहीं बनेंगे। आप सोचो ब्रेकआउट होने के बाद करूंगा खरीदूंगा या ब्रेक डाउन होने के बाद बेचूंगा, उसमें पैसे नहीं बनेंगे। पैसे आप कैसे बनेंगे? आप काउंटर ट्रेड सपोर्ट में लेना है, रुकावट वाले लेवल पे देना है। अगर वो कर सकते तो ठीक, नहीं तो आराम से देखो, स्टॉक्स पे फोकस करो। ठीक है, ब्रॉडर मार्केट की तो थोड़ी आउट परफॉर्मेंस चली रही है। कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स वाइदा कारोबार के? 17,800 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। 65 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है पुट में। 17,800 के कॉल्स पर 42 लाख शेयर है। तो 17,800 के नीचे से आपको कमजोरी गिननी है और 17,900 के ऊपर से मजबूती गिननी है। तो 17,800 17,900 आपके लिए एक तरह से वो इधर से उधर पास देने वाला रेंज है, गोल नहीं होगा। ऊपर में 18,000 हल्की फुल्की रुकावट की रेंज है। तो ब्रॉड रेंज आपकी 17,800 18,000 है वायदा कारोबार के हिसाब से, बीचों बीच में 17,900। बैंक निफ्टी एक ही लेवल है दीप, मेक और ब्रेक वाला 41,500 जिसके आसपास आप बंद हुए। मजे की बात देखो दीप जी, 41,500 के पुट और कॉल दोनों पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बराबर है 25-25 लाख का। शुक्रवार को भी बराबर ही जुड़ा है 12-12 13-13 लाख। मतलब दोनों तरफ के लोग बड़े कॉन्फिडेंट है 41,500 को लेकर। मंदी वाले सोचते नीचे जाएगा, तेजी वाले। मेरा मानना है कि 41,500 के लिए वो ऊपर की तरफ जाने के चांस ज़्यादा है। ठीक, क्योंकि 41,500 के 3 दिन से आप 41,500 के ऊपर बंद दे रहे हैं, पहली चीज़। दूसरा ये कि
थोड़ा भी अगर सपोर्ट मिला तो बैंक निफ्टी तैयारी कर रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म किया है। बैंक निफ्टी बजट के लो से सिर्फ 800 पॉइंट बढ़ा है, निफ्टी 500 बढ़ चुका है जी, करेक्ट। सो बैंक निफ्टी को 41,650 के ऊपर क्लोजिंग देना जरूरी हो रहा है, और वो कभी भी हो सकता है, वो आज भी हो सकता है। सो आई थिंक बैंक निफ्टी पर नजर रखनी चाहिए डायरेक्शन के लिए। अगर तेजी का डायरेक्शन बनेगा तो यहाँ से बनेगा। ठीक है, गॉट इट, डन, सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स। आइए अब स्टॉक्स की करते हैं बात। बिल्कुल, पिक ऑफ द डे का, स्टॉक ऑफ द डे का। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज दीप, ये नंबर्स बहुत ही खराब आए, स्पेशली मतलब हर एक पैरामीटर पर रेवेन्यू कम होकर आया, थोड़ी सी मतलब चिंता की बात है। मार्जिन्स वगैरह हम आजकल एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हमें मार्जिन्स पे प्रेशर है, वो रेवेन्यू नहीं बढ़ना थोड़ी चिंता की बात है। प्लस इनकी बिक्री विदेशों से बहुत आती है, तो अगर विदेशों में मांग का असर साफ दिख रहा है, रेवेन्यू उतना नहीं बढ़ रहा जितना उम्मीद करें, ये थोड़ी चिंता की बात है। इन्वेंट्री भी इनकी क्लियर नहीं हो रही, इन्वेंट्री भी क्लियर नहीं हो रही है। मार्जिन्स कहाँ हम 20.5% की उम्मीद कर रहे थे, 20%, 12%। ऑपरेशनली बहुत कमजोर परफॉर्मेंस है। हालांकि स्टॉक थोड़ा अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन आज फिर से मुझे लगता है कि गिरना चाहिए, और ये स्टॉक, और सबसे बड़ी बात है हल्का लाल में हरे में ही बंद हुआ था, तो थोड़ी जगह तो है गिरने की। अगर बाकी सब ठीक ठाक रहा, एक्चुअली मैं ये नहीं देख पाया कि रिजल्ट के पहले पिछले रिजल्ट से इस रिजल्ट के बीच में कितना घटा है या बढ़ा है, बट अदरवाइज उसको न्यूट्रल करके देखें तो स्टॉक में आराम से 3 से 5% की गिरावट अदरवाइज बन जाती है। सिर्फ ये कि आपको रिजल्ट के पहले 5-7 दिन पहले का देख लेना है कितना घटा बढ़ा है। अगर वो ज्यादा मूव नहीं है, नहीं पॉजिटिव मूव हुआ है, पॉजिटिव है, तो फिर आज का एक्सीडेंट भी हो सकता है आज का। हाँ, अगर ये पहले 5-7 दिन में नहीं घटा है तो ये घटना चाहिए। रफली 20% ऊपर गया है सीरियसली। हाँ, लास्ट रिजल्ट से अगर आप देखें रफली 20% गए, तो फिर ये तो गया। 12% के मार्जिन पे कौन ब्लेम करेगा, सही बात है। ठीक है, पॉजिटिव साइड पे एबीबी बहुत बढ़िया रिजल्ट है, हर एक पैरामीटर पे मतलब फ्लाइंग परफॉर्मेंस है, और स्टॉक भी फ्लाई कर रहा है। ऑलरेडी स्टॉक है ना, पिछले रिजल्ट पे जो पिटा था, पिछला वाला रिजल्ट बहुत खराब था एबीबी के लिए, और उसके बाद स्टॉक की जो धुलाई हुई है, लेकिन दीप निचले स्तरों से लगभग 300 रुपये बढ़ चुका है। मतलब बहुत ये अच्छे रिजल्ट्स काफी हद तक प्राइस में भी है। आज फिर से खुलेगा गैप से। एक ही इसके लिए लिटमस टेस्ट है 3225 3250, इसके ऊपर बंद होना चाहिए, क्योंकि पिछले बार मुझे याद है रिजल्ट के वक्त लगभग 3250 3300 रुपए से ये पिटा था, और वहां से अब वापस उस लेवल पे आ रहा है। रिजल्ट तो बहुत बढ़िया है, इसमें कोई डाउट नहीं, और कैपिटल गुड्स कंपनी के अच्छे भी आ रहे हैं, और कमेंट्री भी आई एम श्योर ठीक ही है। सो रिजल्ट ये ठीक है, बट ये है कि थोड़ा ऊपर के लेवल पे सावधान रहना है, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक बढ़ा हुआ है। पॉलिसी बाजार के नंबर्स अच्छे हैं, लॉस कम हुआ है, लॉस कम हुआ है। पैसा बाजार ने लगभग ब्रेक इवन कर दिया है ऑपरेशनल लेवल पर, ईबिटा लेवल पर। कंपनी कह रही है कि अगली तिमाही में, यानी कि इस चौथी तिमाही में ओवरऑल कंपनी ईबिटा पॉजिटिव हो जाएगी। ये इंटरेस्टिंग, सारी न्यू एज कंपनीज एक ही बात कर रही हैं। मैं यही इसीलिए हम पिछले महीने 1.5-2 महीने से लगातार कर रहे हैं कि इनको बेचने का वक्त नहीं, इनको बेचने का वक्त हो गया। जो वर्ष था वो पीछे है। किस वक्त पर आपको बेचना है, किस वक्त पर नहीं बेचना है, किस वक्त पे लेना है, किस वक्त पे छोड़ देना है, वो समझ में आना जरूरी। तो आई थिंक परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। एक ही प्रॉब्लम, स्टॉक भागा हुआ है, बहुत भागा हुआ है, इसलिए ऊपर के लेवल पे आपको खरीदना नहीं, प्राइस एक्शन को साइड में कर दीजिए, नतीजों को देखिए, है आपके पास, आपको होल्ड करना है, बेचने की जल्दबाजी नहीं करनी। ठीक है, और 2 स्टॉक और है जो मैं जिक्र करूंगा, फार्मा स्टॉक। वैसे तो ग्लेनमार्क के भी नंबर्स ठीक हैं, मिले जुले हैं, थोड़े पॉजिटिव साइड पर, लेकिन जिनके नतीजे आ चुके हैं, एक औरोबिंदो फार्मा जिसका जिक्र हमने किया भी था कि नंबर्स और कौन रिपोर्ट अच्छी आ रही है और अपग्रेड्स आ रहे हैं, मुझे लगता है थोड़ा स्टॉक और फॉलो बाइंग दिखा सकता है। ल्यूपिन, यहाँ पर नंबर्स डिले आए, प्लस इनको एक जो ड्रग लॉन्च करनी थी अमेरिका में, वो इन्होंने इस तिमाही में करनी थी और आगे के लिए सरका दिए। अप्रैल से जून में करेंगे, उससे इनको बड़ा बेनिफिट मिलना था। अब वो दवा के नाम बड़े मुश्किल होते, मैं याद नहीं रख रहा। स्पिरा कुछ तो पता, जी स्पिरा पता नहीं, ऐसा कुछ नाम है, आई डोंट नो। ठीक है, नाम मुश्किल नहीं इतना, मैंने पढ़ा था, मैं पढ़ भी पाया, याद नहीं रख पाया। हाँ, वो सारे वो थोड़ा मुझे लगता है ल्यूपिन थोड़ा और कमजोर हो सकता है। मतलब मेरा पॉइंट है कि ल्यूपिन में खरीदने की जल्दबाजी नहीं करनी है और अरबिंदो में बेचने की जल्दबाजी नहीं करनी, ये ध्यान रखिए। तो एक अच्छा लग रहा है, एक थोड़ा वीक लग रहा है, बट फार्मा यहाँ पर आपको एक्शन दिखेगा। फ्राइडे को भी ये स्टॉक्स मूव कर रहे थे। आइए फिर नतीजों की तो बात करेंगे, इतने सारे नंबर्स आए, बट क्योंकि अनिल जी भी कुछ रिपोर्ट्स की बात कर रहे थे और ब्रोकरेजेस में भी काफी एक्शन है, आज थोड़ा ऑर्डर पलटा देते हैं। ब्रोकरेजेस से करते हैं शुरुआत। FIR
मॉर्निंग आशीष, एज यूजुअल टॉप रिपोर्ट्स पहले बताइए। मॉर्निंग दीपांशु, ढेर सारे नतीजे ओवर द वीकेंड्स, तो उनके साथ ही शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप देखिए M&M यहाँ पर रखिएगा नज़र, क्योंकि CLSA की तरफ से रिपोर्ट आई है जहाँ पर ये पहले खरीदारी की राय दिया करते थे, अब डाउनग्रेड कर आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है। और लक्ष्य भी अगर आप देखें तो 1592 से घटाकर 1583 कर दिया है। हालांकि स्टॉक चल रहा है 1365 पर, और ये मानने के जो नतीजे आए हैं मार्जिनली इनके अनुमान से थोड़े से कमजोर देखने को मिले। वहीं मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 1472 रुपये के लक्ष्य के लिए। जेफरीज अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे और जो लक्ष्य है वो इन्होंने 1100 से बढ़ाकर 1165, लेकिन अभी भी करंट मार्केट प्राइस से नीचे का जो है लक्ष्य इन्होंने दिया है। तो M&M यहाँ पर रखेंगे नजर। इन्फोएज यहाँ पर भी देखें तो नतीजे आए हैं, CLSA की तरफ से रिपोर्ट है, अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, 3814 की क्लोजिंग है, 4000 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं। मान रहे कि बिलिंग कंटिन्यूसली जो है मॉडरेट होती जा रही है, इन्वेस्टमेंट राइट ऑफ हो रहे हैं, लेकिन अगर आप मार्जिन के लिहाज से देखें तो इनके अनुमान के मुताबिक यहाँ पर नतीजे देखने को मिले। वहीं JP मॉर्गन ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हैं और लक्ष्य 5600 से घटाकर इन्होंने 5300 कर दिया है। गोल्डमैन सैक्स ने बिकवाली की राय को बरकरार रखा है और लक्ष्य इन्होंने 3270 से घटाकर 3250 कर दिया है। BHL यहाँ पर भी आपको नतीजों का इम्पैक्ट आप देखने को मिलेगा। मॉर्गन स्टैनली ने अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 34 रुपये के लक्ष्य के लिए, और मान रहे कि नतीजे इनके अनुमान से खासतौर पर अगर आप देखें तो कामकाजी मुनाफे का जो अनुमान था इनके अनुमान से बहुत कम रिजल्ट आए, तो यहाँ पर रखेंगे नजर। लेकिन नॉमिरा अगर आप देखें तो न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखे हैं 79 रुपीज़ के लक्ष्य के लिए, 75 की क्लोजिंग है। और ABB इंडिया है जहाँ पर मैक्वायरी कह रहे हैं कि नतीजे जो है खासतौर पर अगर आप देखें तो जो मुनाफे का आंकड़ा अनुमान से इतना बेहतर आपको इसके लिए देखने को मिला है क्योंकि ऑपरेशनल परफॉर्मेंस इस बार काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही है, जिसके चलते इन्होंने आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 3500 रुपये के लक्ष्य के लिए, 3166 की क्लोजिंग है। वहीं नॉमिरा अगर आप देखें तो न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखें 3121 के लक्ष्य के लिए। ओके, तो ये तो रही कुछ टॉप रिपोर्ट्स। बाकी रिपोर्ट्स आशीष? दीपांशु, मॉर्गन स्टैनली देखिए बालकृष्ण इंडस्ट्रीज पर बहुत लंबे समय से जो है बेरिश हैं। अब साल दर साल, तिमाही दर तिमाही दोनों लिहाज से जब नतीजे कमजोर आए हैं तो इन्होंने अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 1661 रुपये के लक्ष्य के लिए। अल्केम लैब्स यहाँ पर जेफरीज देखिए तो अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे 2000 रुपये के लक्ष्य के लिए, करीब 3293 की क्लोजिंग है। वहीं सिटी यूनियन बैंक पर मैक्वायरी ने आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 220 रुपये के लक्ष्य के लिए। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस यहाँ पर CLSA खरीदारी किराए को बरकरार रखे हैं 415 की क्लोजिंग है, 550 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं। मान रहे कि काफ़ी स्टडी तिमाही यहाँ पर देखने को मिली है। खासतौर पर अगर आप देखें तो जो AUM की ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी है, पिछले साल के मुकाबले करीब 45% की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। PB फिंटेक यहाँ पर भी सबकी नज़र है। UBS न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखे हैं 526 की क्लोजिंग है, 600 रुपये का लक्ष्य दिया है। और मान रहे कि तिमाही अगर आप देखें तो काफ़ी हद तक स्टेबलाइज्ड होते हुए नजर आ रही है। और जो एबिटा ब्रेक इवन की बात है इसके चलते एक चीयर देखने को मिलेगा। और इन्होंने रेवेन्यू के जो फोरकास्ट है इसमें भी आप देखें करीब 4 से लेकर 5% की बढ़ोतरी की है। CLSA ने खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, लक्ष्य 600 से बढ़ाकर 660 कर दिया है। लेकिन मॉर्गन स्टैनली काफ़ी ज़्यादा बुलिश नजर आ रहे हैं, इन्होंने ओवरवेट की रेटिंग के साथ लक्ष्य 620 से बढ़ाकर 705 कर दिया है। सिटी ने खरीदारी किराए दी है, लक्ष्य 760 से बढ़ाकर 800, यानी नतीजे के बाद कॉन्फिडेंस सबका जो है आता हुआ नजर आ रहा है। PB फिंटेक पर यहाँ पर रखेंगे आप नज़र। इसके अलावा अगर आप देखें तो वोल्टास यहाँ पर देखिए नतीजे आए थे शुक्रवार को, इसके बाद स्टॉक में रिकवरी भी देखने को मिली थी। CLSA ने रेटिंग को कर दिया है अपग्रेड, पहले आउट परफॉर्म की रेटिंग दिया करते थे, अब खरीदारी की राय दे रहे हैं। लक्ष्य 935 से बढ़ाकर 1015 कर दिया, 850 की क्लोजिंग है। वहीं मॉर्गन स्टैनली ने इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य 909 से बढ़ाकर 919 कर दिया है। और अंत में डिलीवरी यहाँ पर भी आप नजर रखिए क्योंकि CLSA खरीदारी की राय को बरकरार रखे हैं, लक्ष्य 465 से बढ़ाकर करीब 490 कर दिया है। और मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, इनसे सहमत नजर नहीं आ रहे, लक्ष्य 400 से घटाकर 370 कर दिया है। ओके, ढेरों रिपोर्ट्स हैं जहाँ पर रिएक्शन आ रहा है, बट जो ये रिपोर्ट्स हैं वो स्टॉक्स कौन से हैं, नतीजे कौन से हैं, आइए इनके बारे में जाने। पहले आज के जो ट्रिगर्स हैं और कुछ नतीजे हैं अरमान बताएंगे। अरमान, मॉर्निंग बताइए। जी, आज भी कई सारे नतीजे आएंगे जिसमें F&O में आपको गुजरात गैस, पावर फाइनेंस, जी एंटरटेनमेंट, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उनके नतीजे आते हुए दिखेंगे। कैश में कई सारी लिस्ट है, आधे से ज़्यादा लिस्ट सिर्फ नतीजों की है, जिसमें कुछ नाम अगर आप देखेंगे तो हुडको, इकरा, NCC जैसे कई सारे नाम है जिनके आपको नतीजे आते हुए दिखेंगे। CPI का जनवरी का जो डेटा है वो भी आता हुआ दिखेगा। हेरिटेज फूड्स की बात करें तो राइट इशू आज से बंद होता हुआ दिखेगा। और सुप्रीम कोर्ट में अदानी हिंडनबर्ग विवाद पर आज सुनवाई होने वाली है। सिंटेक्स इंडस्ट्रीज की बात करें तो आज से ट्रेडिंग सस्पेंड हो जाएगी। एक्स डेट है IDFC में जहां पर स्पेशल डिविडेंड है 11 का। रिकॉर्ड डेट है वेल्सपन इंटरप्राइजेस के लिए जहां पर जो बायबैक ऑफ शेयर्स हैं उसके लिए।
और अगर आप नतीजों पे आए तो एबीबी इंडिया, जहां पर अगर आप देखेंगे नतीजे जो हमारा अनुमान था उससे बेहतर नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। आय में लगभग 16% का उछाल है और आपको मार्जिन्स में भी आपको अच्छा खासा इंप्रूवमेंट दिखेगा। 8.8% से बढ़कर 15% के आसपास जो है आते हुए दिखेंगे। 5.5 प्रति शेयर का डिविडेंड का ऐलान भी हुआ है। और अंत में BHEL पर ध्यान रखें तो यहाँ पर भी अनुमान से बेहतर नतीजे आते हुए दिखे। हालांकि जो आय है वो हमारे अनुमान से थोड़ी कम आई है। आय लगभग अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो 2.5% बढ़कर आई है। मार्जिन्स में आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा 1.7% से बढ़कर 2.7% पर, जो कि हमारा अनुमान 1% का था। और मुनाफा भी अगर आप देखेंगे तो 14 करोड़ से बढ़कर 31 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। ओके नुपुर, मॉर्निंग बताएं कौन से नतीजे आपके पास? गुड मॉर्निंग। ग्लैंडमार्क के साथ शुरुआत करते हैं। यहाँ पे कंपनी की आय देखेंगे तो वो एस्टिमेट से काफ़ी बेटर आता देखिए। वाई बेसिस से भी 9% की ग्रोथ है। कामकाजी मुनाफा देखे तो 580 करोड़ का एस्टिमेट था, जहाँ पे 620 करोड़ के आसपास आते दिखे। मार्जिन्स भी 17.5% के अनुमान के सामने 18% के आसपास आते दिखे। इनफैक्ट जो यूएस बिजनेस है वहाँ पे डिक्लाइन एक्सपेक्टेड था, वहाँ गिरावट की एक्सपेक्टेशन थी, वो 10% से इस बार बढ़कर आए हैं। इनफैक्ट यहाँ पर जो ऑपरेशनल लेवल पे नंबर्स दिखेंगे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कंपनी की आय में 4.5% की ग्रोथ है। जो कामकाजी मुनाफा है वो 17% से इस बार बढ़कर आया है। मार्जिन्स देखेंगे तो 400 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट है, 38.9% के आसपास आते दिखे। नाल्को जहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी कमज़ोर है और अनुमान से भी काफ़ी कमज़ोर आती दिखी। कंपनी की आय में 13% की गिरावट इस बार दिखिए। कामकाजी मुनाफा 60% से इस बार गिर गया है। मार्जिन्स 32% से घटकर 14% और मुनाफा भी देखें तो 70% की गिरावट आपको वहाँ भी नजर आएगी। मेट्रोपोलिस जो कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स है वो अनुमान के मुताबिक आते दिखे। कंपनी की आय में 3% की गिरावट है, 285 करोड़ के आसपास ये आय आती दिखे। कामकाजी मुनाफा देखे तो 70 करोड़ के आसपास है, 70 करोड़ का ही अनुमान था। 24.5% के कंपनी के मार्जिन से और जो नॉन कोविड ग्रोथ है वो 13% के आसपास आती दिखे। बलरामपुर चीनी नंबर्स काफ़ी कमज़ोर है लेकिन मार्जिन मेंटेन रखे कंपनी ने। कंपनी की आय में 19% की गिरावट दिखेगी। कामकाजी मुनाफा देखे तो 20% से घट गया, लेकिन जो मार्जिन है वो 8% पे कंपनी ने मेंटेन रखे। सिटी यूनियन बैंक नंबर्स काफी कमजोर है। ग्रॉस एनपीए और नेट इंटरेस्ट मार्जिन की भी बात करें तो वहां पे आपको कमजोरी दिखेगी। एनआईआई में 13% की ग्रोथ है, प्रॉफिट भी 11% से ऊपर, लेकिन जो एसेट क्वालिटी है वो वहां पे कमजोरी है, डिटोरेट होती दिखी है। ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए इस बार बढ़कर आए पिछली तिमाही से कंपेयर करें तो, और जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो भी इस बार घटकर आया है, 4% से घटकर 3.4% के आसपास आती दिखी। बालकृष्णा इंडस्ट्रीज जहां पे जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी कमज़ोर है, अनुमान से भी काफ़ी कमज़ोर है। हालांकि कंपनी की आय 6% ऊपर है पिछले साल के कंपैरिजन में। कामकाजी मुनाफा देखे तो 40% की गिरावट है। मार्जिन सिर्फ 12% के आसपास आते दिखे। ओके, तो बेहद खराब नंबर्स हैं बालकृष्ण के और अंजलि भी इसके बारे में बात कर रहे थे। कुशल, मॉर्निंग बताएं आपके पास कौन से नतीजे? मॉर्निंग दीप, कैश में इंडिगो पेंट्स यहाँ पर नंबर्स मिले जुले हैं। कामकाजी मुनाफा करीबन 5% बढ़ा है, हालांकि मार्जिन्स 14.4%, 14.6% से प्रॉफिट 8% बढ़ता हुआ दिखा है। कि फिनटेक का नंबर्स मिले जुले हैं, यहाँ पर भी मार्जिन्स 44% से 42.8%। प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से कंपनी का 30 करोड़ से बढ़कर 53 करोड़ का प्रॉफिट है, हालांकि आय 12% बढ़ी है। नौसेल कमजोर नंबर्स 13% से घटकर 11.5% के मार्जिन्स। मुनाफा भी 37% घटकर 18 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। आय में भी 16% के दबाव है। नंबर्स अच्छे हैं। ऑयल इंडिया के QOQ बेसिस पर मार्जिन्स 40% से बढ़कर 53%। प्रॉफिटेबिलिटी 1720 करोड़ से 1746 करोड़ हुई है। आय में 16% की ग्रोथ रही है। अंतरिम डिविडेंड 10 रुपये प्रति शेयर का कंपनी ने दिया है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स नंबर्स मिले जुले हैं। 10.5% से 6.7% के मार्जिन हैं। प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की ऑलमोस्ट फ्लैट रही है, हालांकि कंपनी की आय 43% की ग्रोथ के साथ 700 करोड़ पर आती हुई नजर आ रही है। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट नंबर्स कमजोर हैं। एबिटा घाटा कंपनी का बढ़ता हुआ दिखा है, 56 करोड़ से बढ़कर 245 करोड़ का एबिटा घाटा आ गया है और साथ ही कंपनी की आय भी 59% गिरती हुई दिखे। तो हर पैमाने पर कमजोर नंबर्स है। मिले जुले नंबर्स है जेके लक्ष्मी सीमेंट्स के 12.3% से मार्जिन अब 10.7% हो गए हैं और प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज 24% बढ़कर 74 करोड़ पर अब कंपनी का मुनाफा है। आय भी 25% बढ़ी है। और अंत में MSTC यहां पर नजर रखिए, कंपनी के नंबर्स 10% गिरकर आय के लिहाज से 169 करोड़ पर आए हैं। मार्जिन 34% से 33% और प्रॉफिटेबिलिटी करीब 14% बढ़कर 47 करोड़ पर आती हुई दिख रही है। ओके, अरमान बताएं और कौन से नतीजे? जी, पीबी फिनटेक यहाँ पर नतीजे बढ़िया दिख रहे हैं। आय लगभग 66% बढ़कर आई है और कामकाजी घाटा जो है, जो पहले लगभग 300 करोड़ के आसपास का था, वो घट के अब 85 करोड़ के आसपास जो है वहाँ पर आता हुआ दिखा है।
कोचिन शिपयार्ड, यहाँ पर आपको ओवरऑल मिक्स सेट ऑफ नतीजे दिख रहे हैं। आय तो बड़ी है हालांकि अगर आप देखेंगे, पर अगर ओवरऑल ना देखेंगे आय में आपको घटावट है, वहाँ पे लगभग 33% की आपको कम आते हुए दिखे हैं, पर मार्जिन यहाँ पे अच्छे खासे इंप्रूव होते हुए दिखे हैं। 14.8% से बढ़कर 23.2% के आसपास आते हुए दिखे हैं। डिलीवरी की बात करें तो यहाँ पर नतीजे जो है कमजोर दिख रहे हैं। आय भी घटी है यहाँ पर लगभग 9% की, और जो कामकाजी घाटा था, जो अगर आप बात करेंगे मुनाफा था लगभग अगर आप 54 करोड़ के आसपास का, जो अगर आप ओवरऑल लॉस था वो अब बढ़कर 73 करोड़ के आसपास का हो गया है। EIH लिमिटेड की बात करें तो ओवरऑल नतीजे आपको अच्छे दिख रहे हैं। आय लगभग 63% के आसपास बढ़ी है। मार्जिन्स में भी आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा, 23.8% से बढ़कर 35.6% के आसपास आते हुए दिखे हैं। फोर्टिस हेल्थकेयर, यहाँ पर नतीजे आपको मिक्स सेट ऑफ दिख रहे हैं। आय लगभग 6% के आसपास बढ़ी है। मार्जिन्स में आपको कट होती दिखेगी, 19.6% से गिरकर 17.7% के आसपास। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल की अगर आप बात करें तो आय लगभग 34% बढ़कर आई है। मार्जिन्स अच्छे खासे बढ़कर आते हुए दिखे हैं, 5.8% से बढ़कर 10.1% पर आसपास आते हुए दिखे, और मुनाफा भी 24 करोड़ से बढ़कर 65 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। और अंत में अगर रेल विकास निगम की बात करें तो यहां पर आपको आय लगभग फ्लैट है। मार्जिन्स में आपको थोड़ी कटौती दिखेगी, 6.3% से गिरकर 5.5%। नुपुर, फाइनल सेट ऑफ नतीजे आज के? बिल्कुल, स्टार पेपर के साथ शुरुआत करते हैं। कंपनी की जो आय है वहाँ पे 25% की ग्रोथ है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहा है कंपनी के लिए। मार्जिन्स भी देखें तो 10.5% से बढ़कर इस बार 22% के आसपास है। मुनाफा भी इस बार 80% से ऊपर है, 7 करोड़ से बढ़ के इस बार 13 करोड़ के आसपास आते दिखा है। TVS इलेक्ट्रॉनिक्स, जहाँ पे कंपनी की आय में 1.5% की बढ़त है, लेकिन जो काम का जो मुनाफा है वो आधा होता दिखा है, 8 करोड़ से घट के 4 करोड़ के आसपास आते दिखा है। मार्जिन्स भी देखें तो 10% से कम होकर इस बार 4.5% के आसपास आते दिखे। JBM ऑटो, जहाँ पे जो परफॉर्मेंस है Q3 की वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। रेवेन्यूज़ 16% से इस बार बढ़कर आए हैं। मार्जिन्स देखें तो वहाँ पे 100 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट है, 10% से बढ़कर इस बार 11% के आसपास आते दिखे। टीटागढ़ वैगन, यहाँ पे जो नंबर्स है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कंपनी की आय में 102% की रिकवरी दिखेगी, 400 करोड़ पौने 400 करोड़ से बढ़कर इस बार करीबन 760 करोड़ के आसपास आते दिखिए। मार्जिन्स देखें तो 13% से इस बार 9% के, तो यहाँ पे थोड़ा सा इम्पैक्ट दिखा है। उषा मार्टिन, यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कंपनी की आय में 17% की ग्रोथ है। काम का जो मुनाफा देखें तो 27% से इस बार बढ़कर आया। मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट है, 13% से बढ़कर 15.5% के आसपास है। मुनाफा भी देखें तो 25% की ग्रोथ आपको वहाँ भी नजर आएगी। कैम्प्लास सनमार भी देखें तो यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है Q3 की पिछले साल के कंपैरिजन में काफ़ी कमज़ोर है। कंपनी की आय में 18% की गिरावट है। मार्जिन्स देखें तो 24% से घटकर इस बार 6.5% के, क्योंकि काम का जो मुनाफा है वो 353 करोड़ से घटकर इस बार 80 करोड़ के आसपास आते दिखा है। जो मुनाफा है वो भी 237 करोड़ से कम होकर सिर्फ 27 करोड़ के आसपास आते दिखा है। ओके, तो सारे के सारे नतीजे आपके सामने हैं। आइए खबरें भी आज की जाने। कुशल बताएं। बिल्कुल, तो अदानी ग्रुप से जुड़े हुए स्टॉक्स को लेकर खबर है यहाँ पर, जिसमें मूडीज का एक्शन आता हुआ दिखा। 8 अदानी ग्रुप कंपनियों में से 4 कंपनियों के आउटलुक में इन्होंने बदलाव किए, स्टेबल से घटाकर अब इन्होंने नेगेटिव का आउटलुक ये देते हुए दिख रहे हैं, जिसमें अदानी ग्रीन एनर्जी रिस्ट्रिक्टेड ग्रुप, अदानी ट्रांसमिशन स्टेप 1 लिमिटेड और साथ ही अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड, इसको शामिल किया गया है। साथ ही मोनार्क नेटवर्थ कैपिटल का क्लैरिफिकेशन भी आया है, एक स्टोरी राइटर्स ने पब्लिश की थी और इन्होंने कहा है कंपनी ने अडानी की एफपीओ में कोई निवेश नहीं किया, ये इनका क्लैरिफिकेशन है। कोटक महिंद्रा बैंक, इस पर फोकस रखिए, यहां पर आपको बिकवाली करनी है, माफ कीजिएगा, यहाँ पर सोनाटा फाइनेंस का अधिग्रहण के लिए इन्होंने करार किया है। 537 करोड़ में अधिग्रहण के लिए शेयर होल्डर के साथ यहाँ पर करार किया गया है और यहाँ पर ये NBFC कंपनी है जिसका इन्होंने अधिग्रहण किया, RBI से मंजूरी मिल चुकी है। BML, यहाँ पर फोकस रखिए, अवादी स्थित हैवी व्हीकल फैक्ट्री से 378 करोड़ का इनको ऑर्डर मिला है और ये जनवरी 2026 तक ये ऑर्डर पूरा किया जाएगा। थर्मैक्स, यहाँ पर पब्लिक सेक्टर पावर कंपनी से 252 करोड़ का ऑर्डर मिला है और ये पश्चिम बंगाल में इनको ये ऑर्डर प्रोजेक्ट मिला है, करीबन 25 महीनों में ये ऑर्डर को पूरा किया जाएगा। राइट्स लिमिटेड, यहाँ पर कंपनी को 148 करोड़ का ऑर्डर मिला है, कामकाज के लिए थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन का ये बिजनेस इनको मिलता हुआ दिखा है। जल जीवन मिशन के तहत राजस्थान में ये ऑर्डर मिला है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से भी 65 करोड़ का एडिशनल प्रोजेक्ट इनको मिलता हुआ दिख रहा है। लॉरस लैब्स, यहाँ पर USFD ने विशाखापट्टनम एंटिटी की यूनिट 2 की जांच पूरी कर ली है और यहाँ पर जो फरवरी में जांच हुई थी उसमें 2 आपत्तियां के साथ फॉर्म 483 जारी किया गया। और अंत में टाटा कम्युनिकेशंस, यहाँ पर कंपनी और फॉर्मूला ई ने मल्टी ईयर कोलैबोरेशन का ऐलान किया है, तो यहां पर इस वजह से टाटा कम्युनिकेशन भी फोकस में रहने वाला है। ओके, तो ये है आपके लिए सारे के सारे खबरों वाले शेयर जिन पर आज दिखेगा एक्शन।
आइए एक्शन को आगे बढ़ाने के लिए एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल है हमारे साथ तैयार और आज है सोमवार की सुबह और वक्त है पिक ऑफ द वीक का। बंसल जी सुप्रभात, शुरुआत करें सर, बताएं आपकी पसंद का इस हफ्ते का शेयर। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी मेरी पसंद तो अनिल जी आपकी कमेंट्री है। अगर आप देखें तो देखिए अभी कुछ दिनों पहले अनिल जी आपने निफ्टी पे कमेंट्री दी थी तो मैंने बोला था मुझे बहुत अच्छी लगी, हालांकि उस दिन वो एक्शन देखने को नहीं मिला। तो हर बार अनिल जी मन का नहीं होता है और आज आप देखें तो अनिल जी सबसे ज्यादा अपग्रेड्स आ रहे हैं पीबी फिनटेक पर, पॉलिसी बाजार पर अनिल जी अपग्रेड्स हैं और एकदम बॉटम पर अनिल जी पॉलिसी बाजार भी आपने पकड़ा था और उस दिन मुझे आपकी पॉलिसी बाजार की कमेंट्री भी बहुत अच्छी लगी थी। बट मैं अनिल जी वर्ड ऑफ एप्रिसिएशन शेयर करने से रह गया, शायद इसीलिए वो एकदम से अनिल जी गोल्ड माइन बन गया है, वहां से उसने वापस नहीं देखा, ऊपर भागा है। और आज सबसे ज्यादा अनिल जी अपग्रेड अगर आप ट्विटर पे देखें तो पॉलिसी बाजार के आए हो और आपने इसको एकदम बॉटम पे पकड़ा था। तो अनिल जी 2018 का समय याद आ रहा है जब एक चीज चला करती थी और टीवी पे भी आई थी, कैसे कर लेते हैं आप? इसका जवाब एक ही है सर, बड़े आराम से। चलिए कोई बात नहीं, धन्यवाद आपका। न्यू एज कंपनियों पर थोड़े समय से हम अपना व्यू बदलकर थोड़े पॉजिटिव साइड पर हो चुके हैं क्योंकि अब हमें समझ में आ रहा है कि इतनी लड़खड़ाहट के बाद अब ये कंपनियां मुनाफे में आने की तैयारी कर रही है और इनको ये चीज़ समझ में आ गई कि स्टॉक मार्केट में मुनाफा चलता है और कुछ नहीं चलता। साइज, टॉप लाइन, ये सारी चीज़ें जब तक आप स्टार्टअप हैं ठीक है, जब आप लिस्ट हो जाते हैं तो और अब मुझे लगता है ज़्यादातर स्टार्टअप ये सोच समझ कर लिस्ट होंगे कि भाई जब हम प्रॉफिट करने की तैयारी में हो तभी लिस्ट होना चाहिए क्योंकि हाँ यहाँ पे ना स्टॉक मार्केट वालों इनको इतने एक साल 2 साल नहीं करेगा ना वो धैर्य है ही नहीं। हाँ। उनको तो आज लिया कल भाव, मतलब 1 घंटे बाद भाव देखना है, 1 दिन बाद भाव देखना है। चलिए एनीवे तो हो रहा है, वो जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। बताएं सर, धन्यवाद और बताएं पिक ऑफ द वीक। अनिल जी पिक ऑफ द वीक है भारत फोर्ज। भारत फोर्ज पर खरीदारी की राय है, नतीजे भी हैं आने वाले हैं, स्टॉक का स्ट्रक्चर अच्छा है और पैटर्न बहुत बढ़िया है और एक बड़ा उछाल दिखाने का दमखम रखता है। 860 860 का स्टॉप लॉस है, 915 915 के लक्ष्य के लिए भारत फोर्ज है मेरा पिक ऑफ द वीक। भारत फोर्ज में करे खरीदारी, ये राय आपके लिए बंसल जी की तरफ से आती दिख रही है। सुप्रभात कुणाल जी, बताएं सर आपका क्या इरादा है? सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी अभी बंसल जी कह रहे थे कि आप कैसे कर लेते हैं, तो अनिल जी इसी श्रृंखला में अनिल जी एक प्रश्न मेरा भी है। अनिल जी कल से लोग ट्विटर पर टैग करके ये प्रश्न कर रहे हैं कि अभी जो बेंगलोर में किसी समारोह में आपने शिरकत की अनिल जी, उसमें जो आपने मोजे पहने हुए थे उसको लेकर के लोगों के मन में बड़ी जिज्ञासा है अनिल जी, इस तरह के मोजे कहाँ उपलब्ध होते हैं। तो अनिल जी सबसे पहले तो उसकी 2 प्रतियां निकालकर मेरे और राकेश जी के लिए यहाँ पर आप भिजवा दे तो बेहतर रहेगा। और दूसरा अनिल जी एक चेसबोर्ड के तरह के मोजे कहाँ उपलब्ध होते हैं अनिल जी, इसके बारे में भी कुछ प्रकाश डालें अनिल जी। एक चेसबोर्ड खरीदे, जेरोक्स निकाले, मोजे पर प्रिंट कर दें, बहुत आसान सा काम है। आदमी 2-2.5 घंटे तक शो कर रहा है, कुछ अच्छी बातें बोल रहा है, ज्ञान की बातें बोल रहा है, काम की बातें बोल रहा है, उस पर किसी का फोकस नहीं है, सब मोजों खाली मोजों पर फोकस। किसी ने ट्वीट कर दिया। अच्छा मैंने भी इतना नोटिस नहीं किया कि मैंने चेस बोर्ड जैसे पहन रखा है। चलिए बढ़िया, अब ध्यान रखना पड़ेगा कि मतलब लोग इतना ध्यान रखते हैं तो हमें भी खुद का ध्यान रखना पड़ेगा। कुणाल जी पसंद आए कि मतलब मैं जैसे बंसल जी की खिंचाई कर रहा हूँ वैसे आप मेरी कर रहे हैं? नहीं अनिल जी उस तरह तो अनिल जी कोई किसी की खिंचाई कर ही नहीं सकता है अनिल जी, उस पर तो अनिल जी पूरी तरह आपका एकाधिकार है अनिल जी। ठीक बात है सर। चलिए धन्यवाद आपका। बताएं सर पिक ऑफ द वीक। अनिल जी देखिए वोल्टास खरीदने की मेरी सलाह है और उसकी वजह है कि वोल्टास में एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनी थी शुक्रवार को और काफ़ी नीचे के लेवल से इसमें एक बड़ी शानदार रिकवरी हमने इंट्राडे में आती हुई देखी। मुझे लगता है कि 836 रुपए के स्टॉप लॉस से गिरावट में वोल्टास को खरीदें। 875 895 ये 2 टारगेट्स हैं। मुझे लगता है कि वोल्टास काफ़ी समय के अंडर परफॉर्मेंस के बाद अब कैचअप प्ले करेगा, तो 875 895 के टारगेट के लिए वोल्टास में खरीदारी कराएं। ओके वोल्टास खरीदें और फॉर ए चेंज दीप वोल्टास पर थोड़े से हल्के फुल्के अपग्रेड आए हैं नतीजे के बाद। वैसे नतीजे तो बड़े खराब दिख रहे थे, ऑन द फेस ऑफ इट स्टॉक पिट भी गया, लेकिन उसके बाद अपग्रेड्स आते दिखे। आज देखना होगा किस तरह का इंटरेस्टिंग एक्शन वोल्टास में देखने को मिलता है। टारगेट 875 895। आइए हिमांशु जी से जाने उनका
इस हफ्ते का शेयर? बताएं सर। सुप्रभात। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीप और बाकी भी सभी को पैनलिस्ट को सुप्रभात। अनिल जी, मुझे लगता है कि सीमेंट स्टॉक्स पर इस हफ्ते ध्यान देना चाहिए। जो फ्रंट लाइन एफ&ओ में सीमेंट स्टॉक्स हैं, सभी के चार्ट्स काफी इंटरेस्टिंग और स्ट्रॉन्ग लगते हुए नजर आ रहे हैं और मुझे लगता है इस हफ्ते काफी इन स्टॉक्स में बीटीएसटी की कॉल्स भी आती हुई नजर आ सकती हैं। पिक ऑफ द वीक के तौर पर मैंने चुना है डालमिया भारत को, जिसका 1939 रुपए का क्लोज है। यहां पर खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। 2100 यानी कि 2100 रुपए का लक्ष्य इस हफ्ते में हासिल होता हुआ नजर आ सकता है। 1890 के स्टॉप लॉस के साथ डालमिया भारत मेरे लिए इस हफ्ते का पिक ऑफ द वीक। डालमिया भारत ये है आपके लिए स्टॉक जहां पर इस हफ्ते खरीदारी करने की राय सीमेंट शेयरों में दिख रही है मजबूती। सुमित जी का करते हैं स्वागत। सुप्रभात सुमित जी, बताएं सर पिक ऑफ द वीक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। पिक ऑफ द वीक के तौर पे एलएनटी को सिलेक्ट करना चाहिए। एलएनटी चार्ट्स के ऊपर मजबूत है, इसके अंदर कोई भी गिरावट आती है तो खरीदारी करें, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड रख के चले। एलएनटी के अंदर ऊपर में 2200 रुपए से लेके 2225 रुपए तक के लेवल 1-2 दिनों के अंदर या 2 से 3 दिनों के अंदर देखने को मिलने चाहिए। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट है 2120 2125 के पास है, तो 2120 या 2125 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करें 2200 से 2225 के टारगेट्स के लिए। ओके, एलएनटी खरीदारी करने की राय सुमित जी की तरफ से। तो दिग्गजों पर आ रही है खरीदारी करने की राय। जैन साहब है हमारे साथ तैयार। जैन साहब सुप्रभात, बताएं सर। पहले तो आपके पहले आज का बताएंगे या शुक्रवार वाले? फ्राइडे का बता देता हूं अनिल जी। जी बताएं। वेरी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। अनिल जी, मैंने इंट्राडे एफएनओ पिक के तौर पे एम्फेसिस बीएफएल जो कि एम्फेसिस लिमिटेड है उसको दिया था। आईटी स्टॉक्स भी ठीक ठाक से लग रहे थे और क्लोजिंग के दौरान ठीक थे और लास्ट वीक भी स्ट्रेंथ दिखा रहे थे। फिर मैंने पोजिशनल पिक के तौर पे पहली बार ही इस स्टॉक को रेकमेंड किया। मैंने ना जेम्स में ना एसपीएल पे कवर किया हुआ है। एलजी इक्विपमेंट्स और राइट्स लिमिटेड लॉन्ग टर्म पिक के तौर पे। तो ये 3 स्टॉक्स थे फ्राइडे इवनिंग के। और अब मैं अगर इस हफ्ते की बात करूं तो मैंने 5-6 स्टॉक्स लाया हूं मैं, जिनमें से एक स्टॉक है हमारे कुणाल जी का एकदम पसंदीदा स्टॉक है लिंडे इंडिया, एक बेहतरीन क्वालिटी स्टॉक। तो मेन पिक ऑफ द वीक मेरा लिंडे इंडिया है। बाकी और जो आइडियाज है उनमें से देखिए एचडीएफसी ट्विंस बहुत बढ़िया कर रहे हैं, एचडीएफसी बैंक। और दूसरा अभी हिमांशु जी सीमेंट स्टॉक्स के बारे में बात करें तो और मुझे भी मैं भी बहुत बुलिश हूं इनफैक्ट सीमेंट स्टॉक्स पे। तो उनमें से श्री सीमेंट इनफैक्ट लार्ज कैप सीमेंट स्टॉक्स अच्छा करेंगे ऐसा मेरा मानना है। तो श्री सीमेंट पे ध्यान दें। और एक स्टॉक है सबका ही चाहता है, वो है प्राज इंडस्ट्रीज, जो कि अच्छा खासा करेक्ट भी हो चुका और बजट के बाद भी जनरली ठीक लग रहा है। तो प्राज इंडस्ट्रीज पे ध्यान दें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एसआरएफ लिमिटेड। तो ये 5 स्टॉक्स इधर है और बाकी जो 3 आइडियाज थी लास्ट वीक की, ये सब आइडियाज पे ध्यान देना चाहिए इस हफ्ते में। तो दीप ये है जैन साहब का इस हफ्ते का पोर्टफोलियो। पिक ऑफ द वीक नहीं, ये तो पोर्टफोलियो हो गया। ओके, सबका मिश्रण है, लार्ज कैप का, मिड कैप्स का, स्मॉल कैप्स का, कैश का, एफएनओ का, एवरीथिंग। बिल्कुल। चलिए थोड़ा नतीजों पर भी फोकस किया जाए। कई नतीजों की तो अभी अनिल जी से हमने बात कर ही ली थी, बट कई सारे और काउंटर्स भी हैं जो आज आपको रिएक्ट करते हुए दिखेंगे। BHEL, इसके नतीजे थोड़ा बेहतर आए हैं, अनुमान से तो बेहतर ही आए हैं इनके नतीजे। थोड़ा आय का आंकड़ा फिर भी कम है, बट ऑपरेशनली हमने यहाँ पर सुधार जरूर देखा भी है। BHEL, कुणाल जी एक बार देखें 75 का लेवल सर। देखिए जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है दीपांशु, BHEL में हमने एक अंडर परफॉर्मेंस देखी है पिछले कुछ दिनों में और मुझे लगता है कि अभी भी जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है कोई खास मोमेंटम बनता हुआ चार्ट पर नहीं दिख रहा है। एक मेजर सपोर्ट है जो कि लगभग 73 रुपए के आसपास चार्ट पर नजर आता है। तो ये 73 का लेवल अगर स्टॉक होल्ड करता है तो मुझे लगता है कि कुछ कंसोलिडेशन के बाद दोबारा यहाँ पर आपको 80-85 के लेवल्स आते हुए दिखेंगे। तो जिनके पास पोजीशन है 73 रुपए पर एक स्टॉप लॉस रख करके फिलहाल होल्ड करने के लिए। ओके, तो 73 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करिए, ये आपको मूवमेंट दिखा सकता है। बलरामपुर चीनी, सुमित जी जरा इसको देखें, कमजोर नतीजे थे, थोड़ा मार्जिन इन्होंने फिर भी मेंटेन किए, बट अदरवाइज परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है। चार्ट्स क्या कहती हैं सर? रिसेंटली ये स्टॉक भी थोड़ा दबाव में ही था। दिवांशु, चार्ट्स के ऊपर भी स्टॉक में पिछले कुछ हफ्तों में दबाव ही देखने को मिला है। बलरामपुर चीनी में जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट बना हुआ है वो करीब 350 के पास है, 350-355 के पास। ये लेवल टूटेंगे तो फिर और गिरावट आएगा और नीचे में 325 रुपए से लेके 310 रुपए तक का लेवल आने वाले दिनों में बलरामपुर चीनी में देखने को मिल सकता है। स्टॉक में तेजी तभी करनी है जब 370 के ऊपर ही सस्टेन करना स्टार्ट हो। जब तक ये 370 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा तब तक तेजी का व्यू लेके काम नहीं करना है। स्टॉक का स्ट्रक्चर थोड़ा वीक है, दबाव देखने को मिल सकता है और 350 के नीचे ही और खराब हो जाएगा।
जैन साहब, नोसिल थोड़ी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस है, 16% आय गिरी है, 25% एबिटा गिरा है, मार्जिन्स भी 1.5% कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं और ओवरऑल मुनाफा भी गिर कर आया। हालांकि स्टॉक थोड़ा एक्टिव था फ्राइडे को, नोसिल पर राय? बिल्कुल, काफी करेक्शन भी ये स्टॉक दे चुका है और सर्टेनली देखिए 2-3 क्वार्टर से मैं यही बोलूंगा कि सितंबर का क्वार्टर भी हल्का था और दिसंबर का क्वार्टर भी हल्का, और रीजन बीइंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स में प्रेशर है, रॉ मटेरियल्स का कॉस्ट है। सो ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि, और प्लस जो 2 क्वार्टर्स थे, पहले वाले 2 क्वार्टर्स बहुत बढ़िया थे। सो मैं यही बोलूंगा कि इतने बुरे भी नहीं मानने चाहिए नतीजे, क्योंकि अगर दिसंबर क्वार्टर के मुकाबले अगर दिसंबर 2022 को देखें तो ठीक है, बट ओवरऑल जो मार्च और जून के क्वार्टर्स थे वो बहुत बढ़िया थे, इसलिए स्टॉक काफी चला भी था उस टाइम पे, और वहां से देखा जाए तो डबल टॉप बना के करेक्ट किया। तो मेरे हिसाब से इन लेवल्स पे अब इसको होल्ड करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि 190 to 200 एक अच्छा लेवल होगा जहां पे सपोर्ट लेगा ये स्टॉक, तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए नोसिल, बने रहिए। सिटी यूनियन बैंक, हिमांशु जी जरा इसका चार्ट देखें, बेहद खराब नंबर्स आए, बाकी बैंक्स के मुकाबले देखें एसेट क्वालिटी में खराबी हुई है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन इनके कम हुए हैं, आय और मुनाफे का भी आंकड़ा कुछ ज्यादा खास नहीं है। चार्ट्स क्या कहती हैं सर सिटी यूनियन बैंक? देखिए, ये स्टॉक का सेटअप थोड़ा सा चार्ट्स पर खराब होता हुआ नजर आया था और हमने देखा था कि पिछले महीने स्टॉक पे एक बड़ी गिरावट देखने को मिली थी, जब स्टॉक ने लगभग एक नए हाई बनाने के बाद 150 रुपए के आसपास एक सपोर्ट लिया था। अगर आज नंबर्स के बाद या फिर आने वाले कुछ दिनों में वापस से स्टॉक 150 का लेवल तोड़ता है तो मुझे लगता है स्टॉक में आगे चलकर भी काफी बड़ी गिरावट बढ़ते हुए नजर आ सकती है। तो क्रूशियल लेवल रहेगा वॉच आउट करने के लिए 150 का। अगर स्टॉक 150 के नीचे चलता है तो फ्रेश शॉर्ट करके चलने की सलाह रहेगी, और फिर मुझे लगता है कि स्टॉक आगे चल के और अंडर परफॉर्मेंस दिखाता हुआ नजर आ सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए सिटी यूनियन बैंक, इस पर भी रखें नजर। मेट्रोपोलिस, वंशी जीरा इसको देख लें, अनुमान मुताबिक ही नंबर्स आए हैं, पिछले हफ्ते थोड़ा एक्शन इस पे बना भी था। अगर नॉन कोविड सेगमेंट देखें तो वहां पर ग्रोथ इनकी ज्यादा अच्छी रही है। चार्ट्स क्या कहते हैं सर? दीपांशु, चार्ट्स देखें तो चार्ट्स तो नेगेटिव हैं, हालांकि नीचे में एक सपोर्ट ले रखा है, तो जिनके पास है दीपांशु होल्ड करें। और पुल बैक पे दीपांशु अगर यहाँ पर 1360 1370 के लेवल्स मिलते हैं तो उछाल पे निकलने की राय होगी। ओके, तो उछाल पर निकलने की भी राय हो सकती है मेट्रोपोलिस में। नालको, सुमित जी इसको एक बार देख लें, नतीजे कमजोर हैं बट अनुमान से काफी बेहतर इनके नंबर्स आते हुए देखें सर। थोड़ा सा दबाव स्टॉक के अंदर बना हुआ है, स्टॉक के अंदर पिछले एक हफ्ते से ऊपरी लेवल से दबाव देखने को मिला है। स्टॉक का जो नीचे में अभी सपोर्ट है वो 75 रुपए है, 75 रुपीज का लेवल टूटेगा तो गिरावट और आएगी और फिर नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं 72 रुपए से लेकर 70 रुपए तक के। 79-80 रुपीज ये स्टॉक का ऊपर में रेजिस्टेंस है, तेजी 79 या 80 के ऊपर ही करना है। जब तक ऊपर में 79 और 80 के लेवल नहीं टूटते तब तक एक बार वेट एंड वॉच करें। ओके, तो ये है आपके लिए नालको, जिस पर रखें नजर। एल्यूमिनियम के प्राइसेस भी रिसेंटली थोड़े डाउनवर्ड ट्रेंड में ही रहे हैं। आइए करते हैं शुरुआत फर्स्ट ट्रेड की हेडलाइंस के साथ।